विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस रात मैं घर बहुत उदास मन से लौटा था। दिल के भीतर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनकहा सा पीछे छूट गया हो। बिना किसी से ज्यादा बात किए मैं जल्दी ही सोने चला गया, शायद नींद में ही सुकून मिल जाए। करीब रात के 12 बजे मैंने एक सपना देखा। मैं खुद को एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा पाया। नीचे चारों ओर जहां तक नजर जाती थी दलदल का फैला हुआ मैदान था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। समय शायद शाम का था, गोधूली बेला, जब दिन और रात के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तभी दूर से समुद्र का पानी उस दलदल को भरने लगा। धीरे धीरे उथले पानी के बीच से एक युद्धपोत उस इमारत की ओर बढ़ने लगा। उसके आते ही सब कुछ और भयावह हो गया। अचानक उस घर पर कई सैनिकों ने हमला कर दिया। वे हथियारों के साथ भीतर घुस आए। यह देखते ही मैं घबरा गया और घर के अंदर की ओर भागा। भागते भागते मैं एक बेडरूम में जा पहुंचा। वहां बिस्तर पर कियारा लेटी हुई थी, निश्चल, असहाय। उसके पास ही एक सैनिक तलवार ताने खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कियारा को बचाना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में जड़ हो गए। कुछ भी करने से पहले ही उस सैनिक ने अपनी तलवार कियारा के सीने में घोंप दी और तभी मैं नींद से जाग गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज थीं और दिल अभी भी उसी डर में कैद था। कमरे में रात का अंधेरा अपनी कालिमा फैलाए हुए था, जैसे सपना अब भी मेरे चारों ओर मंडरा रहा हो। उस रात मैं दोबारा सो नहीं पाया। आंखें खुली रहीं और मन उसी दृश्य में अटका रहा। कियारा, तलवार और मेरी बेबसी। उस दिन सुबह से ही मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बार बार रात के उस भयानक सपने के दृश्य आंखों के सामने उभर आते, खासकर वह पल जब मैं चाहकर भी कियारा को नहीं बचा पाया था। मेरी वही बेबसी मुझे भीतर से कचोट रही थी। शाम होते होते मैं ऑफिस से जल्दी निकल आया। मन कहीं और था और शायद यही वजह थी कि मेरी बुलेट बिना मेरी इच्छा के ही वसई की ओर मुड़ गई। जब मैं वसई फोर्ट पहुंचा तब गोधूली बेला अपने चरम पर थी। आसमान में उड़ते पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और किले की टूटी दीवारों पर उतरती परछाइयां किसी पुराने रहस्य का संकेत दे रही थीं। मैं किले के भीतर जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, ओ साहब, कहां चल दिए? फोर्ट अब बंद हो गया है। शाम के बाद किले में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मैंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा चौकीदार था, हाथ में डंडा लिए, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी कठोरता। वह मेरी ओर बढ़ा और बोला, साहब, अब घर जाइए, यह जगह रात को रुकने लायक नहीं है। मैंने उसे गौर से देखा। पास से देखने पर उसका चेहरा और भी विचित्र लगा। उसकी त्वचा लगभग काली पड़ चुकी थी और उस पर उम्र के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह किसी कब्र से उठकर आया हो। मैंने उससे पूछा, अगर यहां किसी को रुकने की इजाजत नहीं है तो तुम खुद यहां अकेले कैसे रहते हो? उसने भारी और कठोर आवाज में जवाब दिया, मुझे क्या होगा साहब, जो होना था वो तो बहुत पहले ही हो चुका है। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैंने फिर पूछा, ऐसा क्या है इस किले में? कोई डर वाली बात है क्या? बूढ़े ने बिना जवाब दिए पास पड़ी एक कुर्सी की ओर इशारा किया। वह कुर्सी पता नहीं कितने साल पुरानी थी, फिर भी अब तक किसी तरह टिकी हुई थी। उसने मुझे बैठने को कहा और बोला, कुछ कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं होती साहब, वो उससे भी ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। मैंने हल्की बेचैनी के साथ कहा, तो बाबा अब सुनाइए भी, चाहे डरावनी हो या रहस्यमयी। वह कुछ देर चुप रहा, सामने किले की दीवारों को देखता रहा, जैसे पत्थरों से बातें कर रहा हो। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है, जब अरब सागर की लहरें वसई के तट से टकराती थीं और इस धरती पर मराठों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। सन 1534 में गुजरात के सुल्तान और पुर्तगालियों के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौते को इतिहास में बसेन की संधि कहा जाता है। इस संधि के बाद वसई की भूमि पुर्तगालियों के हाथों में आ गई। तब पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा ने इस जगह की सामरिक ताकत को पहचाना। उसने समुद्र के किनारे ऊंची दीवारों
और मजबूत बुर्जों वाला एक भव्य किला बनवाने का आदेश दिया। लगभग 1540 तक यह किला बनकर तैयार हो गया। पुर्तगाली इसे कहते थे फोर्टालेजा दी साओ सेबास्टियाओ दी बासाई, लेकिन समय के साथ यह नाम बदल गया और लोग इसे वसई किला कहने लगे। इस किले के भीतर चर्च थे, अदालतें थीं, सैनिकों की बैरकें थीं और सत्ता का घमंड भी था। बरसों तक पुर्तगाली हुकूमत यहीं से पश्चिमी भारत पर नजर रखती रही, लेकिन इतिहास कभी एक सा नहीं रहता। सन 1739 में मराठा वीर चिमाजी अप्पा ने इस किले पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध के बाद पुर्तगालियों की सत्ता टूट गई और वसई किला मराठों के अधीन आ गया। बूढ़ा अचानक चुप हो गया। गोधूली की रोशनी अब धुंधली पड़ने लगी थी। किले की टूटी दीवारों पर अंधेरा उतर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज भी साहब, जब गोधूली बेला में वसई किले की दीवारों पर परछाइयां उतरती हैं तो लगता है जैसे यह किला अब भी अपनी कहानी हवा से फुसफुसाकर सुनाता हो, क्योंकि वसई सिर्फ एक किला नहीं, यह इतिहास की धड़कन है। उस पल न जाने क्यों मुझे अपने सपने की याद आ गई और पहली बार मुझे लगा शायद वह सपना सिर्फ सपना नहीं था। चौकीदार ने आगे कहा, कहते हैं पुर्तगाल के एक समृद्ध परिवार की बेटी समुद्र पार करके भारत आई थी। उसकी शादी एक पुर्तगाली नौसैनिक अधिकारी से तय हुई थी जो बासाई आज के वसई के किले में तैनात था। सफेद गाउन, हाथों में सपने और आंखों में एक नया जीवन। वह लड़की जहाज से उतरी और वसई किले की ऊंची दीवारों के भीतर आ बसी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से कुछ ही दिन पहले उसका मंगेतर किसी समुद्री युद्ध पर भेज दिया गया। उसने वादा किया था, मैं लौटूंगा और इसी किले में तुमसे शादी करूंगा। दिन बीते, हफ्ते गुजर गए, महीने सालों में बदल गए। हर शाम गोधूली बेला में वह लड़की किले की प्राचीर पर खड़ी होकर समुद्र की ओर देखती रहती। उसे लगता था आज उसकी जहाज की परछाई जरूर दिखेगी, लेकिन जहाज कभी नहीं आया। कहते हैं इंतजार करते करते उसका शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसका इंतजार नहीं। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि वसई किले के भीतर एक सफेद वस्त्रों में लिपटी युवती शाम ढलते ही दिखाई देती है। कभी वह चर्च के खंडहरों के पास खड़ी होती है, कभी समुद्र की ओर जाते रास्ते पर, और कभी किले की दीवारों के साए में उसकी आंखें रास्ता देखती हैं, मानो अब भी अपने मंगेतर का इंतजार कर रही हों। जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं कहते हैं वह किसी को डराती नहीं, बस चुपचाप खड़ी रहती है और फिर हवा में घुल जाती है। किले के बुजुर्ग आज भी कहते हैं वह आत्मा नहीं है, वह अधूरा वादा है। और शायद इसी वजह से वसई किला आज भी सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि इंतजार की सबसे पुरानी कहानी है। मैंने चौकीदार की पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उसके शब्द जैसे सीधे मेरे भीतर उतरते जा रहे थे। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, क्या आपने उस लड़की की आत्मा को कभी देखा है? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, कई बार, या यूं कहूं तो रोज ही देखता हूं। उसका जवाब सुनकर मेरी सांस अटक सी गई। उसी पल न जाने क्यों मेरी नजर उसके कपड़ों पर गई। अब तक मैं उसके चेहरे और आवाज में ही उलझा रहा था, लेकिन अब मैंने उसकी पोशाक को गौर से देखा। वह किसी चौकीदार की नहीं, बल्कि एक सैनिक की पोशाक थी, बहुत पुरानी, समय से घिसी हुई। उसकी छाती पर कुछ लिखा था, न हिंदी में न अंग्रेजी में, पुर्तगाली भाषा में। मैंने आंखें फाड़कर पढ़ा, सोल्दादो दे पुर्तगाल। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे अब वहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं लगा। मैं उलटे कदमों अपनी बुलेट की ओर भागा और एक बार पलटकर उस जगह देखा जहां वह सैनिक खड़ा था। वहां न कोई आदमी था, न कोई बूढ़ा चौकीदार, और न ही वह पुरानी कुर्सी। पूरा इलाका सूना पड़ा था, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही न हो। मैंने बिना पीछे देखे बुलेट को पूरी रफ्तार में शहर की ओर मोड़ दिया। सड़क पर हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मन में डर की ठंडी लहर दौड़ रही थी। बिना कहीं रुके, बिना किसी को देखे, मैं सीधे अपने घर पहुंचा। इससे पहले भी मैंने कई ऐसे कारनामे किए थे जिनमें भूतों और उनसे जुड़ी कहानियां शामिल थीं। मैं खुद को हमेशा निडर समझता रहा था, लेकिन उस रात पहली बार मुझे सच में डर लगा। आज भी वह सपना मुझे बार बार आता है, वही सपना जिसमें मैं चाहकर भी कियारा को नहीं बचा पाता। मैंने कियारा के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में बहुत सोचा। रातों को जागकर बीते हर पल को याद करते हुए
मैंने घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे कुछ तथ्य मेरे सामने उभरने लगे, जैसे किसी अधूरी पहेली के टुकड़े। कियारा की सगाई वाले दिन की बात थी। शाम को फोटोशूट के बाद वह किले के भीतर एक सुनसान दीवार के पास अकेली खड़ी होकर अपनी सेल्फी ले रही थी। शायद वही वह पल था जब उस आत्मा ने उस पर वश कर लिया। उसी का असर था कि कियारा उस शाम घर लौटने के बाद गुमसुम सी रहने लगी। उसकी आंखों में खोया हुआ डर था और चेहरे पर अनकही बेचैनी। मुझे लगता है उसी आत्मा ने उसे इतिहास के पन्नों में झांकने पर मजबूर किया होगा। वह घंटों वसई किले, पुर्तगाली दौर और वहां घटी घटनाओं के बारे में पढ़ती रहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उस लड़की का कोई नाम नहीं मिला, जैसे इतिहास ने जानबूझकर उसे भुला दिया हो, या जैसे सबने मिलकर उसकी पहचान मिटा दी हो। और फिर एक और बात ने मुझे झकझोर दिया। वह पुर्तगाली लड़की जिसकी आत्मा भटक रही थी, उसका मंगेतर भी एक नेवी अफसर था, और कियारा का मंगेतर एंटोनियो। शायद यही वह कड़ी थी जिसने आत्मा को कियारा की ओर खींच लिया। शायद उसी वजह से आत्मा ने कियारा को अपने वश में कर लिया, उसे अपना माध्यम बना लिया। जो भी था, कियारा एक बहादुर लड़की थी। उसने आखिरी पल तक हार नहीं मानी, लेकिन शायद वह आत्मा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। आखिरकार उस आत्मा ने कियारा की जान ले ही ली, ताकि वह एंटोनियो को भी अपने साथ ले जा सके। जो कुछ भी हुआ वह इंसानी समझ से परे था। इतिहास, आत्माएं, प्रेम और प्रतिशोध, इन सब के बीच कियारा कहीं खो गई और मैं सिर्फ सच के टुकड़े जोड़ता रह गया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।